गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का पाठ 17 सांस सांस में बांस। इस पाठ में बांस की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि बांस किस तरीके से हमारे जीवन में काम आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक जादूगर थे, चंग की चंकलनबा। उन्हें अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। तो माना जाता है कि एक जादूगर थे, चंग की चंगलनबा। तो जब उनका वो मरने वाले थे तो उन्होंने लोगों को कहा था कि जब मैं मर जाऊं और मरने के बाद मेरी कब्र के छठवें दिन आप मेरी कब्र को खोद कर देखना तो वहाँ आपको कुछ नया सा कोई चीज़ वहाँ पर मिलेगी। कहा जाता है मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। तो जब मौत के छठे दिन उनकी कब्र को खोदा गया तो उसमें से बांस की टोकरियों के बहुत सारे सुंदर सुंदर डिज़ाइन निकले, जिन्हें लोगों ने देखा और उसे देखकर बांस की चीज़ों को बनाना शुरू किया। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का खूब चलन भी है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब चलन है। बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है। उत्तर पूर्वी 7 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड। ठीक है, तो इन सभी राज्यों में बांस जो है वो बहुतायत होता है। यहाँ पर बांस बहुत ज़्यादा पैदा होता है। इसीलिए जब यहाँ पे बांस ज़्यादा होता है तो यहाँ पे बांस की चीज़ों का चलन भी खूब है। और यहाँ के लोगों के यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके भरण पोषण का मुख्य साधन भी बांस ही है। यहाँ पर इस पाठ में हम उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात कर रहे हैं। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है, यानी वो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना, बांस का प्रयोग करना अच्छे से जानते हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। यानी जैसे जैसे इंसान को ज़रूरत पड़ी उसी के अनुसार उसने बांस से चीज़ें बनाई हैं। अब आगे चलते हैं कि बांस किस किस तरीके से इनके लिए उपयोगी है। पहले बांस से रिश्ता पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है, इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस का मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ, बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पलने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के ज़रिए ही पाई। फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट तक ले जाया गया। यानी देखो, पूरा इस पैरे में बांस से रिश्ता बताया गया कि नागालैंड के लोगों का बांस से किस तरीके से रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि जब एक बांस का झुरमुट किसी नागालैंड के निवासी यानी उत्तर पूर्वी राज्य के जो लोग हैं उनके घरों में होता है, तो वो बांस का झुरमुट उन्हें अमीर बना देता है। कैसे बना देता है कि क्योंकि वो हर तरीके से बांस का प्रयोग करते हैं। बांस के बर्तन बनाते हैं, बांस के औजार बनाते हैं, सूखे बांस को ईंधन की तरह प्रयोग करते हैं, बांस का अचार तक बनाते हैं वो लोग। लेखक कह रहा है यहाँ पे कि वहाँ के लोगों का जब बचपन में वो पैदा होते हैं तो उनके लिए जो पालना बनता है वो भी बांस का बनाया जाता है, और जब ज़िंदगी ख़त्म होने लगती है तो उन्हें
बांस पर ही लिटाकर मरघट तक भी ले जाया जाता है। यानी पूरी तरीके से उनकी ज़िंदगी में बांस जो है वो रचा बसा है। आगे देखते हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने एक डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। यानी जो बांस की चीज़ों का प्रयोग शुरू हुआ, तो लेखक का मानना है कि शायद वो इसीलिए हुआ क्योंकि जब इंसान खाने की चीज़ों को जमा करता था तो उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो उसे इकट्ठा करने के लिए उसने बांस की टोकरियाँ बनानी शुरू की होंगी। और आगे वो बोलता है कि ये टोकरियाँ कैसे बनाई उसने, क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी का आकार और बुनावट की तरकीब उसके हाथ लगी हो, कि जब उसने बया की चिड़िया का घोंसला देखा हो कि किस तरीके से, जैसे आपने भी देखा बया की चिड़िया का घोंसला लंबा लंबा सा होता है, उसमें टोकरी जैसी बनी होती है, तो शायद उस घोंसले को देखकर ही इंसान को समझ में आया हो कि मुझे इस तरीके से बांस की टोकरी बनानी चाहिए और उसमें सामान रखना चाहिए। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। तो बांस सिर्फ चटाई मतलब सिर्फ टोकरी बनाने के काम ही नहीं आता, बल्कि वो विभिन्न तरीके के चीज़ों को बनाने का काम आता है। जैसे आपने देखा होगा चटाइयाँ होती हैं घर में, लोग टोपियाँ पहने रहते हैं बांस की, टोकरियाँ तो होती हैं। इसी तरीके से कुछ बर्तन होते हैं जो बांस के बनाए जाते हैं, बैलगाड़ी में बांस का प्रयोग किया जाता है, सीढ़ी बनाई जाती है, फर्नीचर बनता है, सजावटी सामान कितना सारा होता है। आजकल सोफ़े वगैरह बांस के बन रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रचलन है ना। इसी तरीके से जाल में भी बांस का प्रयोग होता है। मकान बनाते समय भी, मकान में जब कारीगर लोग काम करते हैं तो बांस की सीढ़ी, बांस के डंडे वगैरह लगाते हैं ताकि मकान का काम किया जा सके, ऊंचाई पे चढ़ा जा सके। पुल बनाने के काम, खिलौने बनाने के, यानी इन सभी चीज़ों को बनाने में बांस की ज़रूरत हमें पड़ती है। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह के बांधा जाता है कि एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुथी होती हैं। तो असम में एक जाल बनाया जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए, जिसे जकाई कहते हैं। इसमें भी हम बांस की खपच्चियों का प्रयोग करते हैं और ये एक बहुत ही सुविधाजनक जाल होता है जिसमें आसानी से मछलियाँ फंस जाती हैं और जो लोग होते हैं उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ठीक है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्र में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे, और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। अब यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि जो चाय के बागानों में, असम के चाय के बागानों में लोग काम करते हैं, औरतें काम करती हैं, उनके सिर पर एक टोपी होती है। वो टोपी भी किसकी बनी हुई होती है? वो टोपी भी बांस की बनी हुई होती है। उस टोपी को पहनकर बारिश और धूप से बचने के लिए उस टोपियों को पहने रहती हैं। ठीक है। और उसके साथ ही उनके पीठ पर एक बड़ी सी टोकरी भी लगी होती है जो बांस से ही बनी हुई होती है, और उस टोकरी में वो चाय पत्ती बिनकर इकट्ठे करती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये टोपी बना के रखी हुई है, ये टोकरी बना के रखी है, ये सब चीज़ें बांस से ही बनी हुई हैं। झाड़ू भी दिखा रखी है यहाँ पे। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने घनघोर बारिश के होते हैं, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठे करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल तक की उम्र के बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं।
बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं। ठीक है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 4 महीने लोगों के पास खाली होते हैं। यानी उस समय बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो खेती बाड़ी का काम किसी तरीके से नहीं किया जा सकता, सब लोग घर पर ही रहते हैं। तो जब उनके पास ये सारा समय जो होता है वो खाली होता है, तो इस समय का उपयोग वो बांस से चीज़ें बनाने के लिए करते हैं। तो वो आसपास के जंगलों में जाकर बांस इकट्ठा करते हैं, घर पर लेकर आते हैं और दांव की मदद से उन्हें छीलते हैं, उनसे खपच्चियाँ बनाते हैं और फिर उनसे तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। और ये सारा काम करने के लिए जब वो बांस लेकर आते हैं, तो बांस भी पुराना बांस नहीं चलता, उसमें 1 से 3 साल तक का जो बांस होता है उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो बांस कैसा होता है, लचीला होता है, उसको आराम से मोड़ा जा सकता है। अगर हम बूढ़ा बांस लेंगे यानी कई सालों का बांस लेंगे तो वो कठोर होगा और वो उनसे चीज़ें बनेंगी नहीं, बल्कि वो बांस जो होता है वो एकदम से टूट जाता है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ 1 से 3 साल तक का बांस ही प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बांस की शाखाओं से पत्तियों को अलग कर दिया जाता है, यानी जो उसमें पत्ते होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। सिर्फ बांस के डंडों से चीज़ें बनाई जाती हैं। अब बांस के ये भी ध्यान दिया जाता है कि बांस इस तरीके का प्रयोग किया जाए जिसमें गांठें जो वो दूर दूर हों, ताकि बार बार जो खपच्चियाँ उनको काटनी पड़ती है वो आराम से कट सकें, क्योंकि जहाँ पर गांठों का हिस्सा होता है वहाँ पे खपच्ची काटने में परेशानी होती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसे फल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियाँ तैयार की जाती है। तो यहाँ पर एक चाकू का प्रयोग किया जाता है जो दराती के साथ जैसा ही होता है, जैसे हमारे यहाँ दराती होती है उसी तरीके से इनके यहाँ भी एक चाकू होता है, इसी तरीके का चाकू होता है। ठीक है। तो इसकी मदद से इन खपच्चियों को छील कर चिकना किया जाता है और चिकना करने के बाद इन्हें काम में लाया जाता है। खपच्चियों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती है। अब हमें देखना होता है कि किस तरीके की चीज़ें हमें तैयार करनी है। खपच्चियों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ बनाने के लिए बांस को हरे गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी जो खपच्चियाँ काटी जाती हैं वो हम क्या सामान उन खपच्चियों से बनाना चाह रहे हैं, उस सामान के आधार पर खपच्चियों को काटा जाता है। यानी जितनी उसकी लंबाई होती है, जैसे अगर हमें टोकरी बनानी है तो हमें लंबी लंबी खपच्चियों की ज़रूरत पड़ेगी। यदि हम एक छोटी सी चटाई बना रहे हैं तो हमें कम चौड़ी खपच्चियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस भी तरीके का हम सामान बना रहे हैं उसके आधार पर हम खपच्चियों की लंबाई रखते हैं और उन्हें काटते हैं। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि भाई अगर ज़्यादा ही चौड़ी खपच्चियाँ होंगी तो उनसे बुनाई करने में परेशानी होगी, उनसे बुनाई नहीं हो पाएगी। तो खपच्चियों की चौड़ाई हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच रखते हैं, नहीं तो पतली पतली खपच्चियाँ ही बनाते हैं। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीर कर पतली पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। अब जो खपच्ची बनाई जाती हैं, बांस को पतला चीर चीर कर जो खपच्चियाँ बनाई जाती हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि उसे कोई भी बना लेगा। उसके लिए जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं वही उस काम को कर पाते। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान काम नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है, यानी खपच्ची काटने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। फिर इस दौरान दाएं हाथ अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। यानी एक हाथ से खपच्ची को पकड़ते हैं, एक हाथ से दाव को पकड़ते हैं और दाव से उस खपच्ची को चिकना करते हैं। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी ना हो जाए
यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी जब खपच्चियाँ चिकनी हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, तो इसके बाद इन्हें रंगाई का कार्य किया जाता है और इसमें प्राकृतिक रूप से जो कलर होते हैं, रंग होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। लाल रंग के लिए गुड़हल का प्रयोग करते हैं और हरे रंग के लिए इमली की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए जब अगर हमें काला रंग चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं कि उन खपच्चियों को आम के पत्तों में छाल में लपेट कर मिट्टी में दबा देते हैं और इस प्रकार ये खपच्चियाँ काले रंग की हो जाती हैं। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो यानी एक ताना और एक बाना लेकर इनकी बुनाई की जाती है। जैसे हम चारपाई को बुनते हैं या कपड़े की बुनाई की जाती है, एक ताना और एक बाना, उसी तरीके से बांस की खपच्चियों की भी बुनाई की जाती है। फिर बाने को बारी बारी से ताने से के नीचे से लिया जाता है। इससे चेक का डिज़ाइन बनता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई भी इसी तरीके से की जाती है। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर से और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंद लिया जाता है या फिर सिरों को नीचे की तरफ मोड़ दिया जाता है, ताकि जब टोकरी की बुनाई पूरी हो जाती है तो ऊपर चोटी की तरीके से बांस को बुनते हुए लाते हैं और उसके साथ उसे मोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो ऊपर से बांस की खपच्चियाँ निकल रही हैं वो उसमें दब जाएं, या फिर खपच्चियों को अंदर की तरफ को मोड़कर फंसा दिया जाता है ताकि खपच्चियाँ किसी भी प्रकार से चुभे नहीं। और फिर हमारी टोकरी तैयार। चाहे तो बेचो और चाहे घर पर ही काम में ले लो, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस पार्ट में हमें किस तरीके से बांस का उपयोग किया जाता है, नागालैंड किस तरीके से बांस की चीज़ों को बनाते हैं और बांस की चीज़ों की क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस पार्ट में सीखी हैं। इस पार्ट को लिखा है एलेक्स एम जॉर्ज ने और इसका अनुवाद किया है शशि सबलोक ने, ठीक है। तो आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अब आपका कार्य ये है कि आप इसमें से 5 प्रश्न स्वयं से बनाएंगे और अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।